चलिए फिर से जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। नेटवर्क में व्यवधान के कारण हमें वो सेशन बंद करना पड़ा। फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। तो हम लोग से आते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ से छूटा था। तो ये बता रहे थे कि एंजाइम जो है वो, पहला तो ये कि एंजाइम विशेष होते हैं, वो विशेष प्रकार के अभिकारकों पर काम करते हैं, विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को कैटलाइज करते हैं। और दूसरा, एंजाइम को एक दूसरे तरीके से भी वर्गीकृत किया जाता है और इस हिसाब से एंजाइमों की दो श्रेणियां हैं। एक को हम बाह्य एंजाइम और एक को आंतरिक एंजाइम कहते हैं। बाह्य एंजाइम वो एंजाइम है जो जहाँ वो बन रहे हैं उससे बाहर, वहाँ से स्रावित होकर बाहर आकर दूसरी जगह पर अपना कार्य करते हैं। यानी कि वहाँ वह उत्पन्न कहीं दूसरी जगह पर होते हैं और उनका अभिकारक कहीं अलग होता है। तो वो कोशिका से बाहर स्रावित होते हैं और बाहर आकर कार्य करते हैं। इसको हम कहते हैं बाह्य एंजाइम। जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन हमारे आहार नाल में पहुंचता है, तो वहाँ पर जो भोजन को पचाने वाले एंजाइम हैं, अलग अलग सेल्स में बनते हैं, वहाँ से वो स्रावित होते हैं और कोशिकाओं से बाहर निकलकर वो बाहर आते हैं। वहाँ पर कोशिकाओं से जब बाहर वो आ जाते हैं तो बाहर एलिमेंट्री कैनाल में वो अपना एक्शन दिखाते हैं। इसे हम कहते हैं बाह्य एंजाइम। दूसरी जो श्रेणी है इनमें, वो है इनका आंतरिक एंजाइम। दूसरी जो इनकी श्रेणी है वो है अंतः एंजाइम, या इनको जो है वो आंतरिक एंजाइम कहते हैं। तो बाह्य एंजाइम और अंतः एंजाइम या इंडो एंजाइम भी कहा जाता है इनको। इंडो का मतलब है कि जो सेल के अंदर ही काम करते हैं, यानी अंदर ही बनते हैं और अंदर ही काम करते हैं, उनको एंडो एंजाइम कहते हैं या अंतः एंजाइम कहते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, अंतः एंजाइम। अंतः एंजाइम, अंतः एंजाइम यानी कि इंडो एंजाइम। अंतः एंजाइम है, इसका मतलब है इंडो एंजाइम। इंडो जब कोशिका में बनने वाले एंजाइम, कोशिका में बनने वाले एंजाइम, बनने वाले एंजाइम कोशिका के अंदर ही कार्य करते हैं। कोशिका के अंदर ही उत्प्रेरण क्रिया करते हैं, उत्प्रेरण क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उन्हें अंतः एंजाइम कहते हैं, अंतः एंजाइम कहते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए का रिप्लिकेशन है, बहुत सारे जो ऑर्गेनेल हैं उनकी अपनी एक्टिविटी है, माइटोकॉन्ड्रिया के तमाम काम हैं, उसमें भी एंजाइम भाग लेते हैं। तो जब एंजाइम जहाँ बन रहे हैं और कोशिका के अंदर ही काम कर रहे हैं, ऐसे एंजाइमों को एंडो एंजाइम कहते हैं। तो इस हिसाब से भी एंजाइमों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक्सो एंजाइम एंड एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम आर those enzymes who act within the cells, and exo enzyme are those enzymes who act outside the cell, and they secreted from their origin point, come out through various canals uh, to the to their substrate and act there. तो यहाँ पर इसीलिए दो तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं। एक को नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है, लेकिन एंजाइम जो है वो ज़्यादा दूरी तय नहीं करते। एंजाइम लगभग में आसपास ही बनते हैं और ये
जिन अंगों में बन रहे हैं, अगर इनका सबस्ट्रेट जिन पर इन्हें काम करना है वो वहाँ नहीं है, तो विभिन्न नलिकाओं के द्वारा ये अपने एक्शन पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनको काम करना होता है। तो ये डक्ट जो डक्ट वाली ग्लैंड है, जो डक्ट युक्त ग्लैंड है, उनसे साबित होते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियों से साबित होते हैं, और हार्मोन इनके अपोजिट होते हैं। हार्मोन नलिकाओं से नहीं पहुंचते बल्कि वो रुधिर में स्रावित होते हैं, और रुधिर के द्वारा ही वो अपने जहाँ उनको काम करना होता है वहाँ पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, एंजाइम नलिका युक्त ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और हार्मोन नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो एक्सो एंजाइम हो गया। अब आगे देखते हैं एंजाइम में। तो संरचना के आधार पर जो है वो एंजाइम दो। तो आगे देखिए, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल एंजाइम। सरल एंजाइम यानी सिंपल एंजाइम, ये है सिंपल एंजाइम। सिंपल एंजाइम है। और जैसा हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन की संरचना भी सब लोगों ने पढ़ी है। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड की एक चेन होते हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे में जुड़े होते हैं, और इस तरीके से अमीनो एसिड की एक जो लेंथ बन जाती है, एक विभिन्न लंबाई की जो श्रृंखला बनती है, यही प्रोटीन होती है। इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और ये क्या है? प्रोटीन है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हैं। और प्रोटीन क्या है? बहुत सारे अमीनो एक दूसरे से जुड़ के एक श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जटिल भी हो सकती हैं, जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड हो सकती है, एक से अधिक श्रृंखलाएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरल एंजाइम होता है वो केवल प्रोटीन का बना होता है। तो वो एंजाइम जो केवल प्रोटीन, जिनकी संरचना में केवल प्रोटीन पाया जाता है, उन्हें हम सरल एंजाइम। तो यहाँ पर ये लिखना है वो एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। तो जो केवल प्रोटीन के बने हैं उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एमाइलेज, एमिलेज, एमिलेज। उदाहरण इनके जो हैं ये हैं, एमाइलेज है, प्रोटीएज है, यूरिएज है। प्रोटीएज, प्रोटीएज जो है ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। प्रोटीएज है, यूरिएज है। ये सारे एंजाइम, इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सरल एंजाइम कहलाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रकार है वो है जटिल एंजाइम का। जटिल एंजाइम। अब अगर पहले एंजाइम की परिभाषा पर ध्यान दें तो जटिल एंजाइम की परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। अंग्रेजी में इन्हें कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, सरल एंजाइम क्या था? जो केवल प्रोटीन का बना था। अब अगर प्रोटीन में, अगर एंजाइम में प्रोटीन के अलावा कुछ दूसरे पदार्थ भी उपस्थित हों तो उन्हें हम जटिल एंजाइम कहते हैं। तो जो जटिल एंजाइम है, इन एंजाइमों की रचना जटिल होती है और इनमें प्रोटीन के साथ कुछ दूसरे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं।
इन एंजाइमों की संरचना जटिल होती है, या ऐसा लिख सकते हैं वह एंजाइम जिनकी संरचना में जिनकी संरचना में जिनकी संरचना में प्रोटीन के साथ अन्य प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें जटिल एंजाइम कहते हैं। उन्हें जटिल एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइमों की दो श्रेणियां हो गई, एक सरल एंजाइम जो केवल प्रोटीनों के बने हैं, और एक जटिल एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ दूसरे प्रकार के पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, ये जो दूसरे पदार्थ हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हमें देखना है। अगर ये नोट कर लिए हों सब लोग तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में और हम आगे बढ़ें। और इसमें हम लोग ये देखें कि जो अन्य पदार्थ हैं जटिल एंजाइम में जो प्रोटीन के साथ दूसरे अन्य पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या क्या हैं, और उनमें जो है कौन कौन से दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो अगर ये नोट कर लिए हों तो यस लिखिए, राइट यस इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव नोटेड। अगर नोट कर लिया हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूँ। नोट हो गया हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये नोट कर लिए हो तो यस लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि जो जटिल एंजाइम है इनमें प्रोटीन के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक मिनट। तो प्रोटीन की संरचना के साथ जिन एंजाइमों में कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं उनको हम जटिल एंजाइम कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं जटिल एंजाइमों में। अब जटिल एंजाइमों में थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, दो फैक्टर कहते हैं। तो जटिल एंजाइमों में एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन के अलावा जो पदार्थ होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर कोफैक्टर। तो यहाँ पर ये लिखिए, इन एंजाइमों में यानी कि जटिल एंजाइमों में जटिल एंजाइमों में जटिल एंजाइमों में प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, एपो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम एपो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन का भाग है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। तथा प्रोटीन से अलग भाग को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर
कहते हैं। तो जो जटिल एंजाइम है उसके दो भाग हो गए, एक प्रोटीन और दूसरा कोफैक्टर। जब दोनों साथ में जुड़े होते हैं, यानी प्रोटीन के साथ उसका कोफैक्टर जुड़ा होता है, तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। ये याद रखना, जटिल एंजाइम तभी काम करता है जब वो होलो एंजाइम के फॉर्म में हो। होलो एंजाइम का यानी जटिल एंजाइम में प्रोटीन के साथ जब दूसरा भाग भी जुड़ा है तो वो होलो एंजाइम कहलाता है। अब यहाँ पर तीन भाग हो गए। जो प्रोटीन का भाग है वो क्या है? एपो एंजाइम है, ये एपो एंजाइम है। और कोफैक्टर है, इसके साथ जो प्रोटीन के अलावा जो पदार्थ होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर हो गया, और जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब जो एंजाइम बनता है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और जटिल एंजाइम तभी काम करता है जब वो होलो एंजाइम के स्तर का हो, यानी कि अगर उस एपो एंजाइम से कोफैक्टर अलग है तो वो क्रियाशील नहीं होता है, उसमें वो निष्क्रिय होता है। जब एपो एंजाइम से यानी प्रोटीन वाले भाग से कोफैक्टर जुड़ जाता है तब ये होलो एंजाइम बन जाता है और तभी ये क्रियाशील होता है। तो ये समझ में आ गया होलो एंजाइम क्या है और एपो एंजाइम क्या है, इतना समझ गए। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि होलो एंजाइम क्या है, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर दोनों के जुड़ने से होलो एंजाइम बनता है। केवल प्रोटीन युक्त भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए। अगर इतना समझ में आया हो तो यस लिखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो कोफैक्टर होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कोफैक्टर कोफैक्टर ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। कोफैक्टर निम्न तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला जो है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह जो पहला है। दूसरा जो है वो है कोएंजाइम, कोएंजाइम। होलो एंजाइम या इको एंजाइम में कंफ्यूज मत होना, ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम। और तीसरा जो है वो है धातु आयन, धातु आयन। कोफैक्टर ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन श्रेणियों में आते हैं। एक को हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, दूसरे को कोएंजाइम कहते हैं और तीसरे प्रकार के जो है वो धातु आयन है। अब एक एक को लेके समझते हैं। तो पहला है हमारा प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह, PROS, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखिए प्रोस्थेटिक समूह जो है वो जो प्रोटीन युक्त भाग था एपो एंजाइम उसके साथ अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। जो प्रोस्थेटिक समूह है वो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, तब इसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। तो जब कोफैक्टर एपो एंजाइम के साथ एपो एंजाइम एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। यानी कि जो इसका प्रोटीन के अलावा जो भाग है वो बहुत मजबूती से जुड़ा होता है, वो कभी उससे अलग नहीं होता। अगर ऐसा कोई समूह है जो अस्थायी रूप से जुड़ा है एपो एंजाइम के साथ तो उसे हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं।
दूसरा देखिए कोएंजाइम, कोएंजाइम 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 को देखिए। अब प्रोस्थेटिक समूह वो था जो अस्थायी रूप से जुड़ा था, तो कोएंजाइम ऐसे हो जाएंगे जो अस्थायी रूप से जुड़े हों। कोएंजाइम ये विशेष प्रकार के कार्बनिक समूह होते हैं। कार्बनिक ये जो है वो विशेष प्रकार के क्या है, कार्बनिक समूह हैं। ये विशेष प्रकार के कार्बनिक कार्बनिक समूह हैं, कार्बनिक समूह हैं जो एपोएंजाइम से यानी प्रोटीन युक्त भाग से, एपोएंजाइम से अलग रहते हैं, अलग रहते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि के दौरान ही जुड़ते हैं। यानी कि जब एंजाइम को क्रिया करना होता है तभी ये जुड़ते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते। तो ये जो है जो इस तरीके के होते हैं वो अलग आते हैं और एंजाइम की क्रियाविधि के दौरान जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? एपोएंजाइम से जुड़ते हैं। तो ये ऐसे कार्बनिक समूह हैं जो सामान्य स्थितियों में एंजाइम से अलग होते हैं। जब एंजाइम को काम करना होता है, उसको सक्रिय होना होता है, तो ये आके जुड़ जाते हैं और एंजाइम सक्रिय हो जाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो जो कोएंजाइम है वो जब जुड़ते हैं तभी एंजाइम सक्रिय होता है। जब वो एंजाइम से एपोएंजाइम से नहीं जुड़े होते हैं तो एंजाइम निष्क्रिय होता है, वो कार्य नहीं करता है। तो कोएंजाइम ऐसे कार्बनिक समूह हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। जब वो एंजाइम से जुड़ते हैं तभी एंजाइम क्रियाशील होता है। जब वो एपोएंजाइम से अलग होते हैं तो एंजाइम निष्क्रिय होता है और उस समय वो कोई कार्य नहीं कर सकता। अब ये जो कोएंजाइम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उदाहरण का अगर देखा जाए तो पहले उदाहरण देख लीजिए। और फिर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे एंजाइम हैं उनके निर्माण के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अक्सर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई एंजाइम के निर्माण के लिए किस एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख लीजिए। उदाहरण है कोई एंजाइम का, उदाहरण NAD और NAD के बाद है NADP, FAD, NADP, NADP, FAD। ये सारे जो कोएंजाइम हैं जो है ये कोएंजाइम है, विशेष प्रकार के कार्बनिक समूह हैं जो एपोएंजाइम से जुड़ते हैं और फिर उन्हें क्रियाशील बनाते हैं। अब अगर इतना नोट हो गया हो तो यस लिखिए, आगे बढ़ें। इतना नोट करने के बाद यस लिखिए कमेंट बॉक्स में और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
NAD का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो है वो चलिए पूरा हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हो गए और इसके बाद जो है जोड़ते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए हम लोगों ने लिखा था उदाहरण। उदाहरण जो था वो NAD था। NAD इसका फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। NAD का पूरा नाम है, इसे याद करना है। और दूसरा होता है NADP। तो ये यही है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और P से फास्फेट होता है, यानी कि इसमें फास्फेट भी जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कोफैक्टर हैं। अब अनेक अनेक कोएंजाइम को एंजाइम के निर्माण के लिए एंजाइम के निर्माण के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कोएंजाइम के निर्माण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए NAD में नियासिन B3 तथा कोएंजाइम ये में पेंटोथेनिक अम्ल B5 की जरूरत होती है। जैसे NAD के लिए B3 विटामिन B3 इसको कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल B3 की जरूरत होती है NAD के लिए। तथा एक दूसरा कोएंजाइम है जिसे कोएंजाइम ये कहते हैं। तथा कोएंजाइम ये के लिए B5 यहाँ पर एक चीज सुधार करनी है। B3 को नियासिन कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। तो B3 के लिए नियासिन B3 और इसको नियासिन कहते हैं। B3 को नियासिन कहते हैं और B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। की आवश्यकता होती है। तो मतलब कुछ ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। इनमें से दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, एक NAD है और दूसरा कोएंजाइम ए के लिए B5 की जरूरत है। अब अगला आगे चलते हैं। तो कुछ एंजाइम और उनके जो कोएंजाइम हैं उनके नाम लिख लीजिए ताकि वो याद रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक तरफ एंजाइम का नाम लिखते हैं, एक तरफ एंजाइम
और इनका जो को एंजाइम है उसको लिखते हैं इधर को एंजाइम। किसी विशेष एंजाइम का कौन सा को एंजाइम होता है? तो पहला देखिए, पहला जो है टी थाइमिन पायरोफॉस्फेट, TPP, इसका पूरा नाम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। इसका जो कोएंजाइम होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा TPP जो है ये स्वयं कोएंजाइम है। तो इधर एंजाइम हमें लिखना है, ये एंजाइम है, एंजाइम होता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए डी आ गया, डी का मतलब है कि पायरोविक अम्ल का ऑक्सीकरण करने वाला, वहां से हाइड्रोजन हटाने वाला, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसका जो कोएंजाइम है वो है टीपीपी, टीपीपी यानी थाइमीन, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। इस एंजाइम का जो कोएंजाइम है वो है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा देखिए, दूसरा जो एंजाइम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है इसका कोएंजाइम है FAD, इसका जो कोएंजाइम है वो है FAD, जैसे NAD था वैसे ये FAD है। और इसका पूरा नाम देखिए, FAD है और इसका पूरा नाम है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये FAD हो गया। तीसरा एंजाइम देखिए, तीसरा एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसका जो कोएंजाइम होता है वो है NAD, NAD का पूरा नाम ऊपर लिख चुके हो, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो NAD हो गया। आगे चलिए, एसिटिल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज, चौथा जो है वो एसिटिल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। तो ये देखिए चौथा जो प्रकार है हमारा वो एसिटिल, एसिटिल कोएंजाइम है एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ये एक एंजाइम है। और इसका जो कोएंजाइम है वो देखिए कौन सा है, तो एसिटिल कोएंजाइम ये कार्बोक्सिलेज पूरा नाम है,
कार्बोक्सिलेज। एसिटिल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। इसका जो कोएंजाइम है वो है कोएंजाइम ये। कोएंजाइम कोएंजाइम ये है इसका जो कोएंजाइम है। कोएंजाइम ये जिसको साल्ट के तरीके लिखा जाता है कोएंजाइम ये। तो ये जो है कुछ खास जो है वो हम लोगों ने कोएंजाइम देख लिए। और ये हमें याद रखना है, याद करना है कि जो पर्टिकुलर कोएंजाइम है वो किस एंजाइम का कोएंजाइम है। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम टीपीपी है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज का कोएंजाइम एफएडी है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम एनएडी है। एनएडी का पूरा नाम ऊपर हमने लिखा दिया है। और एसिटिल कोएंजाइम ये कार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम ही इसका नाम है कोएंजाइम ये। तो ये कुछ खास कोएंजाइम हो गए। अगर ये नोट हो गए हों तो हम लोग आगे बढ़ें। इतना समझ में आ गया? जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कमेंट लिख देना, तो हम उसको जो है दोहराएंगे, फिर उसको सही कर लेंगे। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतना अगर नोट हो गया हो और समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, आगे बढ़े हम। इतना अगर समझ में आ गया हो और नोट कर लिए हो तो यस लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो कैटेगरियाँ हो गई हमारी। एक तो दो कैटेगरीज हो गई हम लोगों की। एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया जो एपो एंजाइम से मजबूती के साथ जुड़ा होता है, उससे अलग नहीं होता है। और दूसरा हो गया कोएंजाइम जो कि जब जरूरत पड़ती है भी होता है, नहीं सामान्य परिस्थितियों में ये अलग होता है। अब जो तीसरा प्रकार है हमारा उस पर आते हैं और वो है धातु आयन, मेटल आयन। तो तीसरा जो भाग है जो तीसरा जो भाग है जो कि कोफैक्टर के रूप में काम करता है वो है धातु आयन। धातु आयन, मेटल आयन। मेटल आयन्स हैं जो कि बहुत सारी क्रियाओं में कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे मेटल आयन सीधे कैटलिस्ट के लिए काम करते हैं, वहाँ पर किसी प्रोटीन के रूप में एपोएंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जीवधारियों के शरीर में थोड़ा सा स्थितियाँ दूसरी हैं। तो यहाँ पर जो है अनेक एंजाइम को उनके प्रेरण के लिए धातु आयनों की आवश्यकता होती है और विभिन्न धात्विक आयन एंजाइम के साथ सहकारक का कार्य करते हैं। तो अनेक एंजाइमों में धातु आयन सहकारक के रूप में, सहकारक का मतलब है कोफैक्टर, जो कोफैक्टर का सहकारक के रूप में काम करते हैं, सहकारक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कैटालिस एंजाइम के लिए आयरन 2+। जैसे कैटालिस एक एंजाइम है, कैटालिस एंजाइम के लिए आयरन 2+, ये धातु आयन है, लौह है, फेरस आयन है।
तो Fe2 प्लस होता पेप्टाइडेज एंजाइम के लिए Mn2 प्लस सहाकारक तथा पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है पेप्टिडेज अंग्रेजी में PEPTIDAS पेप्टाइडेज। ये सब प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्टाइडेज के लिए Mn2 प्लस सहाकारक का कार्य करता है। सहाकारक का कार्य करता है। तो ये हो गया, इसमें जो है वो Mn2 प्लस सहाकारक का कार्य करता है। और इसके अलावा भी दूसरे मेटल आयन ऐसे हैं जो अलग अलग एंजाइमों में सहाकारक के रूप में पाए जाते हैं। कुछ अन्य धातु आयन जो सहाकारक का कार्य करते हैं Some other metals ion who acts as cofactor are following। अब इनमें जो है निम्न है, इनमें देखिए जिंक 2 प्लस Zn2 प्लस, ये भी कुछ एंजाइम में सहाकारक के रूप में काम करता है। इसके बाद कॉपर बहुत फेमस है, कॉपर केमिस्ट्री में भी बहुत सारी क्रियाओं में वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कॉपर 2 प्लस हो गया ये। और Mg2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस भी काम करता है, Mg2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस इत्यादि। तो ये सारे मेटल आयन ऐसे हैं जो अलग अलग एंजाइमों के साथ कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब जो है ये तो हो गया एंजाइम को उनकी संरचना के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांटा। सरल एंजाइम जिनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन से बने होते हैं। और दूसरा जटिल एंजाइम, और जटिल एंजाइम को हम लोगों ने समझा कि इनके दो भाग हैं, एक प्रोटीन वाला भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरा जो प्रोटीन के अलावा भाग होता है जिसे कोफैक्टर कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। कोफैक्टर यानी सहाकारक तीन प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। तो ये समझ लीजिए, थोड़ा सा 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी इसमें। तो आगे देखिए, इसको एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये बात समझ लीजिए कि जो जटिल आयन है उनको हम फिर से समझा देते हैं। जो जटिल एंजाइम हैं उनके दो भाग हैं, एक एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन से बना होता है, और दूसरा सहाकारक यानी कोफैक्टर एपो एंजाइम, और दूसरा कोफैक्टर या हिंदी में इसको सहाकारक कहते हैं। कोफैक्टर दो भाग होते हैं। कोफैक्टर 3 प्रकार का होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। ये 3 चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए और इससे जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, वो अलग नहीं होता है। कोएंजाइम अस्थायी रूप से जुड़ता है, जब एंजाइम सक्रिय होना होता है तब ये एंजाइम से जाके जुड़ता है, सामान्य परिस्थितियों में अलग रहता है। और मेटल आयन भी एंजाइम के साथ आते हैं, जब एंजाइम को सक्रिय होना होता है तभी ये जाके उससे जुड़ते हैं। ये चूँकि धातु आयन है और उत्प्रेरण के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो इनके साथ ही जो एंजाइम है वो काम कर पाता है। तो इस तरीके से कोफैक्टर 3 प्रकार के हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। ये तीनों जो है बिल्कुल रख लीजिए। इसके बाद अगर इतना हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें और आगे देखते हैं।
इतना अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इतना हो गया हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। अगर ये नोट हो गया हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए एंजाइम की त्रिविम संरचना, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम में जो खास खास बातें हैं उनको समझ लीजिए और इससे आसानी से हम इनको हल कर पाएंगे। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर जो है वो आसानी से ये हल हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोगों की जो हेडिंग है वो है एंजाइम की त्रिविम संरचना। एंजाइम की त्रिविम संरचना, त्रिविम संरचना यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की जो है वो थ्री डायमेंशनल संरचना ये हम लोग देखेंगे क्या है। तो कुछ चीज़ें इसके बारे में समझ लीजिए कि देखिए एंजाइम जो है वो किन्हीं पदार्थ, जब कोई पदार्थ रिएक्शन कर रहा होता है, कोई पदार्थ से दूसरे पदार्थ बन रहे होते हैं तो वहाँ पर काम करता है। तो एंजाइम जिन पदार्थों पर काम करता है, पहला जो है वो अभिकारक उनको कहते हैं। अभिकारक ये टर्म समझ लीजिए, इससे जो है ज़्यादा हमें समझ में आएगा। इसको अंग्रेजी में सबस्ट्रेट का, सबस्ट्रेट यानी जिन पदार्थों पर एंजाइम कार्य करता है, एंजाइम कार्य करता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब जब एंजाइम पर काम करता है तो ये अभिकारक, ये पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदलते हैं और अभिकारक एंजाइम की क्रिया के बाद जिन पदार्थों में बदलता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो दो टर्म है कि जब कोई क्रिया होती है तो शुरू में दो पदार्थ मिल रहे होते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं उनको अभिकारक कहते हैं और उनके मिलने के बाद जो चीज़ बनती है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो दो चीज़ें। अब एंजाइम जो है वो एंजाइम की सतह पर अगर इनकी संरचना देखी जाए, त्रिविम संरचना देखी जाए, तो सभी एंजाइमों में अभिकारकों के लिए, अभिकारकों को जोड़ने के लिए सक्रिय स्थल होते हैं। सक्रिय स्थल को अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट्स होते हैं। तो सभी एंजाइमों में अभिकारकों को जोड़ने के लिए सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। पॉइंट होता है जहाँ पर अभिकारक आके जुड़ते हैं और इस पॉइंट को सक्रिय स्थल। अब आगे देखिए, सक्रिय स्थल पर जुड़ने के बाद
दूसरा जो पॉइंट आता है सक्रिय स्थल है क्या, तो सक्रिय स्थल को जानने से पहले हम लोग सक्रिय ऊर्जा समझ लें। सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय सक्रिय ऊर्जा अंग्रेजी में से कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन। अब ये समझ लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल यूं ही रखे रखे क्यों नहीं पक जाता है, वो खाने लायक भोजन में क्यों नहीं बदल जाता, उसे ऊर्जा क्यों देनी पड़ती है। यानी कि चावल और पके हुए चावल, जो कच्चा चावल है वो चावल है और जो पक गया वो भोजन है, यानी कि वो उसका उत्पाद है। कहें तो चावल उसको भी हम लोग खाते हैं, लेकिन जब वो कच्चा है, रहा है, तब तो वो चावल है। और इसको जब गर्म किए, इसको उबाले, उबाला गया, उबालने का मतलब इसे ऊर्जा दी गई, तो ये भोजन बन गया। अब ये जो चावल है या जो भी जिससे हम भोजन बनाते हैं, ये यूं ही रखे रखे भोजन क्यों नहीं बन जाता, इसे ऊर्जा क्यों देनी पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो अभिकारक हो, ये अभिकारक है क्योंकि इसी से उत्पाद बन रहा है। तो ये चीजें क्रिया कर रही हैं, इस पर जो तापमान है वो क्रिया करता है, ये अभिकारक है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उन्हें एक निश्चित ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, और तभी वह जो है वो उत्पाद में बदलता है। और अगर ऐसा ना होता तो अभिकारक रखे रखे ही भोजन में बदल जाता, उसे ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। इसका मतलब ये है कि अभिकारक उत्पाद में तभी बदलता है जब वो उसके ऊर्जा का मान एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है। सामान्य अवस्था में अभिकारक का जो ऊर्जा का मान है वो कम होता है, उतना नहीं होता जिस लेवल पर वह उत्पाद में बदलता है। यानी कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उसकी ऊर्जा एक निश्चित लेवल तक आनी पड़ेगी। अगर उससे कम है तो उत्पाद में नहीं बदलेगा। और अभिकारक के तापमान को, उसकी ऊर्जा को एक निश्चित स्तर तक लाने के लिए उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहीं से सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा निकलती है, यानी वह ऊर्जा जिस पर कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है, वह ऊर्जा जिस पर कोई अभिकारक अपने उत्पाद में बदलता है, उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा जो है वो इस हिसाब से, अगर सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, हम इसकी परिभाषा लिखा रहे हैं, या परिभाषा लिख लीजिए फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वह निश्चित ऊर्जा, वह निश्चित ऊर्जा जो जिस पर अभिकारक अपने उत्पाद में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, हमने पढ़ाया भी है कि जब आइटम को ऊर्जा देते हैं तो वो सामान्य अवस्था से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, और जब वो जंप कर जाता है तभी उसको सक्रिय अवस्था कहते हैं। जब उसका इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में होता है, निम्न ऊर्जा की कक्षा में होता है, तो उसे आद्य अवस्था कहते हैं। आद्य अवस्था का मतलब निष्क्रिय, सुस्त अवस्था। तो आइटम सुस्त तब होता है जब उसकी ऊर्जा कम होती है,
और जब उसे ऊर्जा दे दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल से जम करके उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है और परमाणु भी सक्रिय हो जाता है। तो परमाणु को सक्रिय बनाने के लिए उसे ऊर्जा देनी पड़ती है। और परमाणु भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। तो ये अमोनिया कब बनेगा? जब नाइट्रोजन सक्रिय अवस्था में हो, हाइड्रोजन सक्रिय अवस्था में हो, इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटेड अवस्था में आ जाए, यानी वो उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में आ जाए। और तभी या तो बॉन्ड कब बनेंगे, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा एक दे दूसरा ले, या बाहर से आके इलेक्ट्रॉनों का साझा हो। तो इस तरीके से कहानी का मतलब ये है कि कोई अभिकारक उत्पाद में तभी बदलेगा जब उसकी एक निश्चित जब वह एक निश्चित लेवल पर आ जाए, ऊर्जा के मामले में एक निश्चित लेवल पर आ जाए। अगर उसकी ऊर्जा उस निश्चित लेवल से कम है तो वो उत्पाद में कभी नहीं बदलेगा। अब जिस निश्चित लेवल पर आकर वह उत्पाद में बदलता है वही उसकी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, सक्रिय ऊर्जा अगर समझ में आ गई हो तो यस लिखिए और हम लोग आगे बढ़ें। अगर सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। राइट यस इन योर कमेंट बॉक्स। क्या सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई? तो फिर अगर सक्रिय ऊर्जा समझ में आई हो तो यस लिखिए। अगर सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई हो तो यस लिखिए। हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। अगर सक्रिय ऊर्जा समझ में आ गई हो तो यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जो है, यहाँ पर अब जो है वो एक्टिव साइट का काम आ जाता है। यानी एक्टिव साइट क्या है? सभी एंजाइमों में अभिकारकों को जोड़ने के लिए सक्रिय स्थल होते हैं। अब देखिए सक्रिय स्थल होते क्या? तो अब ये हेडिंग डालिए, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल। सक्रिय सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल। सक्रिय एक्टिव साइट। अब क्या है? एंजाइमों पर, एंजाइमों की सतह पर, की सतह पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले वह विशेष स्थल, वह विशेष स्थल जिनसे जुड़ने पर अभिकारक सक्रिय अभिकारक अभिकारक में बदल जाता है, बदल जाता है और पर सक्रिय अभिकारक हो जाता है। ऐसा लिख सकते हो, सक्रिय अभिकारक हो जाता है, जिनसे जुड़ने पर अभिकारक सक्रिय अभिकारक हो जाता है।
यानी जैसे ही वो एक्टिव साइट्स पर जुड़ता है वो सक्रिय अभिकारक हो जाता है और उत्पाद में बदल जाता है, सक्रिय स्थल कहलाते हैं, एक्टिव पॉइंट कहलाते हैं। अब देखिए, अब सक्रिय स्थल में कौन सी ऐसी जादू है कि यहाँ पर उत्पाद आके जुड़ा, यहाँ पर अभिकारक आके जुड़ा और सक्रिय हो गया। जब तक वो यहाँ नहीं जुड़ा था तब तक सक्रिय नहीं था। यानी कि एंजाइमों में क्या है कि अगर एंजाइम विहीन क्रिया हो, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग दाल पकाते हैं, बहुत सारी, जैसे मटर की दाल है, मटर की दाल पकाते हो तो इसको खूब गर्म करते हो, खूब लकड़ियाँ जलाते हो या गैस जलाते हो, तब ये पकती है, पक जाती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये है कि इसके साथ, इसके गर्म करने के साथ ही अगर हम इसमें मीठा सोडा डाल दें, मीठा सोडा, तब क्या होगा? अगर मीठा सोडा डाल दें तब क्या होगा ये बताइए। अगर हम मटर की दाल को पकाते समय उसमें मीठा सोडा डाल के पकाएं तब क्या होगा पता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर मटर की दाल के साथ अगर उसमें मीठा सोडा डाल के पकाएं तो क्या होगा, क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है बताइए। कुछ अनुभव है? या कभी कभी कुछ लोग दाल के साथ तेल मिला देते हैं। खैर तेल की तो दूसरी चीज़ है, लेकिन मीठा सोडा डाल के कई चीज़ें पकाई जाती हैं, क्या असर होता है? दाल जल्दी पकेगी या उतना ही समय लेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर दाल पकाते समय उसमें मीठा सोडा डाल दें तो क्या असर होगा? देखिए, अगर दाल में मीठा सोडा मिला देते हैं तो दाल जल्दी पक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मीठा सोडा गया तो मीठा सोडा एक उत्प्रेरक का काम करता है, ये एक कैटलिस्ट है, एक एंजाइम है। और उस समय क्या होता है कि, और हम लोग जानते हैं कि अभिकारक उत्पाद में कब बदलता है, अभिकारक जो है वो उत्पाद में कब बदलेगा, जब इसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाए, सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाए। अभिकारक जो है वो उत्पाद में कब बदलेगा, जब इसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो जब इसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर हो जाए तभी उत्पाद में बदलेगा। अब सामान्य ऊर्जा जो अभिकारक की है उससे सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए कि 10 किलो कैलोरी, 10 कैलोरी पर कोई किसी पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा 10 कैलोरी है, यानी कि उसे गर्म करने पर जब उसके अणु, वह सारे अणु जो 10 कैलोरी पर आ जाएंगे वो सभी उत्पाद में बदलेंगे क्योंकि वो सक्रिय अवस्था में हो गए। अब एंजाइम का क्या रोल होता है? तो वहाँ पर गर्म करोगे तो अणुओं का जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। कुछ अणु हैं वो 5 किलो कैलोरी पर होंगे, कुछ 6 पर होंगे और कुछ ऐसे हैं जो 7 पर पहुँच गए होंगे। ये 7 पर जो पहुँचे हैं वो उत्पाद में बदलने लगेंगे, जो 7 पर पहुँचे हैं वो उत्पाद में बदलने लगेंगे, जो कम हैं वो धीरे धीरे और ऊर्जा लेंगे और 7 की तरफ बढ़ेंगे या 10 की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम ऊर्जा देते हैं तो अणुओं की ऊर्जा बढ़ती है और उसमें धीरे धीरे वो सक्रिय ऊर्जा के पास पहुँचते हैं। लेकिन जब इनमें एंजाइम मिला दिया जाता है तो वहाँ पर वो अभिकारक के सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम किसी चीज़ में उत्प्रेरक मिला देते हैं, एंजाइम मिला देते हैं, तो वो अभिकारकों के सक्रिय ऊर्जा का मान काफ़ी कम कर देते हैं और
और जब अभिकारकों के सक्रिय ऊर्जा का मान काफी कम हो जाता है तो उस समय ज्यादा अणु ऐसे होंगे जो सक्रिय ऊर्जा की अवस्था में होंगे। यानी कि जब इसमें हमने एंजाइम डाल दिया और इसने सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर दिया, पहले जो 10 किलो कैलोरी हुआ करती थी उसको घटा के इसने 4 किलो कैलोरी कर दी। एंजाइम का यही प्रभाव होता है कि वो सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है। अब 4 कैलोरी पर ही वो सारे अभिकारक अणु जिनका मान 4 किलो कैलोरी हो गया होगा वो सब उत्पाद में बदल जाएंगे। तो जैसे ही इसमें एंजाइम डालोगे इसमें बहुत सारे अणु, क्योंकि 4 कैलोरी तो बहुत सारी की होगी, ऊपर 10 किलो कैलोरी तो कुछ ही दे रही होगी, लेकिन 4 कैलोरी वाली तो बहुत सारे अणु होगी। तो जैसे ही इसमें एंजाइम मिलाया जाता है तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है, और चूंकि कम हुए सक्रिय ऊर्जा के स्तर पर बहुत सारे अणु होते हैं तो वो जल्दी से ही उत्पाद में बदल जाते हैं। तो भारी मात्रा में अणु उत्पाद में बदलने लगते हैं और क्रिया की दर तेज हो जाती है। तो सक्रिय स्थल क्या है? सक्रिय स्थल एंजाइम के वह स्थल हैं जहाँ पर अभिकारक जुड़ता है और जैसे जुड़ता है वो उत्पाद में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जुड़ता है उसके एक्टिवेशन ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर दिया जाता है और उसके बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, वो उत्पाद में बदल जाता है। तो कम ही एनर्जी पर सक्रिय ऊर्जा में सक्रिय स्थल पर बंधते ही उनकी सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है और उनके बॉन्ड तुरंत टूट जाते हैं और वो उत्पाद में बदल के आगे बढ़ जाता है। तो ये मैजिक स्थल है, मैजिक पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे ही अभिकारक होता है उसकी सक्रिय ऊर्जा डाउन होती है और वो उत्पाद में बदल जाता है। इसी विधि से एंजाइम काम करता है और यही कारण है कि एंजाइम डालने से किसी अभिक्रिया की गति दर बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई? कैसे एंजाइम डालने से जो है अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है, और जब सक्रिय ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा अणु ऐसे होते हैं जो सक्रिय ऊर्जा वाले होते हैं, वो सभी उत्पाद में बदल जाते हैं। तो बड़ी तेजी से हमें उत्पाद मिलने लगता है और क्रिया की गति तेज हो जाती है। ये पूरी क्रिया है। ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें और एंजाइम की क्रिया विधि को देखें। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से यस लिखिए, राइट डाउन यस। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से यस लिखिए, हम लोग आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये सीखा सक्रिय स्थल क्या है। सक्रिय स्थल वह स्थल है जहाँ से अभिकारक आगे जुड़ता है और उसकी सक्रिय ऊर्जा कम होती है। सक्रिय ऊर्जा क्या है ये भी पढ़ लिया। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और इसको हम हटा देते हैं। ऐसे तो स्लाइड कम हो जाएगी हमारी, इसका उपयोग कर लेते हैं। अब जो है इसमें अगली हेडिंग डालिए एंजाइम की क्रिया विधि। तो हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग है वो है एंजाइम की क्रिया विधि। एंजाइम की क्रिया विधि वैसे समझ ही गए हो, लेकिन थोड़ा और समझा देते हैं। एंजाइम की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम चलिए, नेटवर्क की थोड़ी समस्या आई थी, फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, क्योंकि
चलिए जल्दी से जुड़िए और हम लोग फिर से शुरू करते हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण ये स्ट्रीमिंग बाधित हुई थी, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। मैं ये समझा रहा था कि जो अभिकारक है, सबस्ट्रेट है यस और एंजाइम ई, ये दोनों जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर जो है ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम और प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। ये जो है एंजाइम की क्रियाविधि है, यानी कि जो एंजाइम है, नेटवर्क की समस्या हुई थी बीच में, अब फिर से नेटवर्क हमारा स्थापित हो गया है, तो इसको समझ लीजिए। थोड़ा इस सेशन में कुछ समय और हम करेंगे, इसके बाद बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकारक है और एंजाइम है वो दोनों जब एंजाइम में अभिकारक डाला जाता है तो एक मिश्र उत्पाद बनाते हैं, एक बीज का उत्पाद बनाते हैं, इसको मध्यस्थ कहते हैं। यानी कि एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर आके जुड़ गया और जैसे ही इससे जुड़ा वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो इसकी क्रियाविधि में यही लिखेंगे कि जब हम अभिकारक में एंजाइम है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे ही ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, सबस्ट्रेट की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है और वह प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो पी जो है ये उत्पाद है। अब कोई जो अभिकारक है वो किसी एंजाइम से कैसे जुड़ पाता है, इसके लिए दो ऐसी थ्योरियां दी गई और ये थ्योरियां देख लीजिए। दो ऐसी परिकल्पनाएं दी गई हैं जिनके आधार पर उत्प्रेरण की क्रिया होती है। तो ये जो थ्योरियां हैं इनको हम समझेंगे। पहली जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं ताला चाबी परिकल्पना। पहली जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं एंजाइम क्रियाविधि की ताला चाबी परिकल्पना। तो ये देखिए अगली हेडिंग डालिए, एंजाइम क्रियाविधि की ताला चाबी। एंजाइम क्रियाविधि की ताला चाबी परिकल्पना। और इसको लॉक एंड की, लॉक मीन्स ताला होता है, लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, जल्दी समझ जाएगा ये। तो इसको दिया था एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने। लॉक एंड की थ्योरी होगी, इसको एमिल फिशर ने दिया था और कौन सा समय 1894 में। तो ये एमिल फिशर ने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था 1894 और इसमें बताया था कि इस परिकल्पना का प्रतिपादन एमिल फिशर ने किया था और इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह किसी ताले में विशेष प्रकार की चाबी ही लगती है, उसी प्रकार क्रियाधार का विशेष विकर के सक्रिय स्थल पर बंधन होता है। इस प्रकार एक मध्यवर्ती एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसमें ये उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के ताला और उसकी चाबी की भांति, चाबी की भांति पूरक संरचनाएं होती हैं। पूरक संरचना होती है और यहाँ पर जो है मान लीजिए एंजाइम इस तरीके का है, ये हमारा एंजाइम है
इस तरीके का हमारा कोई एंजाइम है, सही चाबी नहीं बन पाई है, इसको कैसे बना देते हैं। तो जो चाबी होती है, चाबी सब लोग जानते हैं, चाबी में कुछ इस तरीके की संरचना बनती है, इस तरीके की चाबियाँ होती हैं। ये हमारी चाबी है और सबस्ट्रेट जो होता है उसमें भी कुछ इस तरीके के स्थल होते हैं जो इसके पूरक होते हैं और तो इस तरीके से होता है। ये दोनों जब आपस में आते हैं तो ये जाके जुड़ जाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर जो है यहाँ से उत्पाद, और जब ये इससे जुड़ता है तो ये इसके जो बंध हैं वो टूट जाते हैं, तो ये आधे आधे भाग से अलग हो जाता है। इस तरीके से एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग एंजाइम अलग हो जाता है और जो अभिकारक था वो उत्पाद में बदल जाता है। तो एमिल फिशर की जो परिकल्पना है, सॉरी, वो ताला चाबी परिकल्पना है। ताला चाबी की भांति एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के पूरक होते हैं और उसमें जो हमारा एंजाइम है, जो सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम से जाके उसी तरीके से फिट हो जाता है जैसे कि कोई चाबी जो है वो अपने ताले में जाके फिट होती है। और जैसे ही ये दोनों फिट होते हैं वो दोनों का एक मध्यस्थ बन जाता है, दोनों जुड़े हुए बन जाते हैं। और अगले स्टेप में जैसे ही वो जुड़ता है तो हमारा विकारक है वो दो भागों में टूट जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और हमें उत्पाद मिल जाते हैं। दूसरी परिकल्पना देखिए, देखिए इसमें जो हमें याद करना है कि किसने दिया, तो एमिल फिशर ने दिया और क्या, ताला चाबी की परिकल्पना, यानी कि एंजाइम और अभिकारक की जो संरचना है वो ताले चाबी की भांति है, दोनों एक दूसरे में फिट होते हैं। अगला देखिए, दूसरी जो परिकल्पना थी वो थी प्रेरित अनुरूप मॉडल या इंड्यूस फिट मॉडल। प्रेरित अनुरूपता, प्रेरित अनुरूपता परिकल्पना, ये दूसरी परिकल्पना है एंजाइम की क्रियाविधि की। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अभी हम ये अंतर समझा देते हैं और इससे दोनों क्लियर हो जाएगा। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और इसको दिया था कोसलैंड, एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों नाम को याद रखना है, कोसलैंड ने दिया था, कोसलैंड ने दिया था, किस सन में दिया था, ये है 1960 में दिया था इन्होंने। तो कोसलैंड ने 1960 में दिया और इसमें उन्होंने बताया कि एंजाइम का जो सक्रिय स्थल होता है उसकी संरचना बहुत ठोस नहीं होती बल्कि लचीली होती है। प्रारंभ में सक्रिय स्थल की रचना क्रियाधार की रचना के अनुपूरक नहीं होती, परंतु जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है एंजाइम का सक्रिय स्थल क्रियाधार की रचना के अनुरूप होने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि शुरू में जो एंजाइम है हमारा, उसकी रचना सबस्ट्रेट में फिट होने के लिए नहीं होती, फिट होने के लायक नहीं होती, यानी कि जो, क्योंकि अभिकारक है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जाके जुड़ता है, तो सक्रिय स्थल पर तभी जुड़ पाएगा जब उसकी संरचना उसकी पूरक हो। तो कोसलैंड का ये मानना था कि जुड़ने में तो पूरक वाली स्थिति होती है, ये बात सही है, लेकिन पहले से ही जो एंजाइम की संरचना है वो फिक्स नहीं होती। एंजाइम जब एंजाइम जो है, जो हमारा एंजाइम है,
ये जैसे ही अपने अभिकारक के संपर्क में आता है, अभिकारक के संपर्क में आता है, उसकी संरचना बदल जाती है और ये अभिकारक में फिट होने के लिए के लायक इसकी संरचना बन जाती है। यानी कि कोई ऐसी चाबी जो जैसे ताले के पास जाए वो बदल के उसमें फिट होने लायक बन जाए। तो इनका मतलब यह है कि अभिकारक जो होता है वो इसको प्रेरित करता है एंजाइम को कि वो बदलकर इसके हिसाब से संरचना ग्रहण कर ले और इस तरीके से एंजाइम के सक्रिय स्तर में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट और एंजाइम मिलते हैं। तो कोसलैंड का इतना तो कोसलैंड भी मानते थे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक बीज का उत्पाद बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन एमिल फिशर ने पहले ये कहा कि एंजाइम जो है उसकी रचना फिक्स होती है और वो अभिकार उसकी रचना इस हिसाब से होती है कि जो अभिकारक हैं जिन पर उन्हें काम करना है उनकी जो रचना है उसमें वो आसानी से फिट हो जाता है। इसीलिए एंजाइम जो है वो एक विशेष अभिकारक पर ही काम करता है। अगर कोई लोहे पर काम करने वाला है तो लोहे पर ही काम करेगा, वो तांबे पर नहीं करेगा, क्योंकि लोहे की संरचना ऐसी होगी जो एंजाइम के अनुरूप होगी, एंजाइम उसमें फिट होगा। ये बात एमिल फिशर ने कही। बाद में इसीलिए जो है इसको नाम दिया गया प्रेरित अनुरूपता सिद्धांत। प्रेरित अनुरूपता सिद्धांत का नाम इसीलिए इसको दिया गया। तो ये दो परिकल्पनाएं हो गई। एक हो गया प्रेरित अनुरूपता सिद्धांत। दोनों में अंतर सिर्फ हमें याद रखना है, एक तो कि किसने दिया और क्या दिया। एमिल फिशर में उन्होंने कहा कि एंजाइम और अभिकारक दोनों की संरचना ताले चाबी की भांति होती है पहले से ही। कोसलैंड ने कहा पहले से नहीं होती है। जब एंजाइम अपने अभिकारक के संपर्क में आता है तो वो बदल कर इस हिसाब से संरचना ग्रहण कर लेता है जैसे चाबी हो और वो जाके अभिकारक में फिट हो जाता है। तो इसीलिए इसको प्रेरित अनुरूपता सिद्धांत कहा गया। यहाँ प्रेरित का मतलब है कि अभिकारक एंजाइम को जो उसका सक्रिय स्थल है उसकी संरचना बदलने को प्रेरित करता है, फिर दोनों की संरचना एक दूसरे के पूरक हो जाती है और दोनों फिट हो जाते हैं। दोनों जैसे फिट होते हैं वो उत्पाद में बदलने लगता है। अब इसी से संबंधित एक टर्म आता है जिसको कहते हैं टर्नओवर संख्या। तो टर्नओवर संख्या भी जान लीजिए क्या है। टर्नओवर संख्या सबस्ट्रेट अणुओं की वह संख्या है जो इकाई समय में एक एंजाइम अणु द्वारा उत्पाद में बदलती है। तो एक होता है टर्नओवर संख्या। टर्नओवर संख्या और ये क्या है, टर्नओवर संख्या बराबर होता है प्रति इकाई समय में बने उत्पाद के मोल। प्रति इकाई समय में बने उत्पाद और इस चीजों को मोल में नापा जाता है तो उत्पाद के मोल बटा एंजाइम अणुओं की संख्या, एंजाइम के मोल, एंजाइम के मोल। तो यहाँ देखिए टर्नओवर का मतलब है कि एक निश्चित समय में सपोज कीजिए कि टर्नओवर संख्या हम प्रति मिनट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक मिनट में एक एंजाइम के द्वारा कितने अभिकारक को उत्पाद में बदला जा रहा है, ये उसका टर्नओवर संख्या होती है। अगर सेकंड में निकालिए तो एक सेकंड में एक एंजाइम के अणु द्वारा कितने अभिकारक को उत्पाद में बदला जा रहा है। यानी एक इकाई समय में किसी एंजाइम के अणु द्वारा जितने अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदला जाता है वही उसकी टर्नओवर संख्या होती है। अब टर्नओवर संख्या जो है वो अलग अलग एंजाइमों के लिए अलग अलग होती है।
जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ले लीजिए तो इकाई समय में यहाँ पर देखिए प्रति मिनट की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कुछ एंजाइमों का टर्नओवर नंबर हम लिख रहे हैं और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज यह क्रिया होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है और इसका टर्नओवर नंबर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका जो टर्नओवर नंबर है वो है 3.6 10 के घात -7 यानी कि ये 1 मिनट में अगर 3.6 एक दशमलव यहाँ डाल दीजिए तो 10 के घात 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 और 6 जीरो बढ़ा दीजिए 1 2 3 6 जीरो इसमें बढ़ाइए 3 4 5 6 कितना हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ 60 लाख अणुओं को अभिकारकों को उत्पाद में बदलता है। तो समझिए कि एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कितनी तेज हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 मिनट में 3 करोड़ 60 लाख अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदल देता है 1 मिनट। यानी कि एंजाइम की उपस्थिति में जो क्रियाविधि है वो बहुत ही तेज हो जाती है। एक दूसरे एंजाइम को देखें यूरिएज का जो टर्नओवर नंबर है वो है 1 × 10 के घात 6 यानी 1 के बाद 6 जीरो बढ़ाइए तो उतने अभिकारकों को ये उत्पाद में बदल देता है। तो इस तरीके से टर्नओवर नंबर आशा है समझ में आ गया होगा और हमें लग रहा है कि ये सेशन भी काफ़ी लंबा हो गया है तो अब इस सेशन